हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम करने वाले हैं नाइन्थ केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर विच इज़ नेम एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आज हम जानेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे, इसकी डिस्कवरी के बारे में जानेंगे। स्टार्टिंग करते हैं एटम से। एटम का मीनिंग क्या होता है? एक्चुअल में जो एटम वर्ड है, एटम का मीनिंग होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसको हम और हिस्सों में तोड़ नहीं सकते, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं एटम। एटम की डेफिनेशन को जानने से पहले हमको डेफिनेशन जाननी ज़रूरी है मैटर की। मैटर क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मैटर का क्या मीनिंग होता है। मैटर का मीनिंग होता है एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। मैटर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी जगह घेर रही है और उसका कोई ना कोई मास होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम मैटर बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैटर की डेफिनेशन क्लियर है। जो मैटर है ये जिसका कोई ना कोई मास है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको तो हम बोलते हैं मैटर। और जो ये मैटर है ये किससे बना है? मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। टाइनी का मीनिंग, जैसे सपोज करो कि ये कोई भी हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये हम इसको क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। और जो ये मैटर है ये छोटे छोटे सिमिलर पार्टिकल से मिलके बना है। जो जैसे मैटर के पार्टिकल्स है वैसे सिमिलर पार्टिकल से मिलके बना है। इस तरह के पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। एटम का मीनिंग और इसकी डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। एटम इज अ स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ एन एलिमेंट which is invisible, indivisible and indistinguishable। ओके, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो मैटर है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनता है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम एटम्स बोलते हैं। और वो एटम्स जो है वो स्मॉलेस्ट एंटिटी है। एंटिटी का मीनिंग वो उसका स्मॉलेस्ट यूनिट है उस एलिमेंट का। जैसे सपोज करो कि ये हमारा कोई भी बॉक्स था। सपोज करो कि ये यहाँ पे जो ये बॉक्स है ये आयरन का मिलके बना हुआ है। सारे का सारा जो ये है ये सारे का सारा आयरन का मिलके बना हुआ है। जो इसमें पार्टिकल्स होंगे, जो इसके एटम्स होंगे, जो इसका सबसे ज्यादा छोटे वाला पार्टिकल होगा उसको हम बोलेंगे आयरन का एटम। ओके स्टूडेंट्स, एटम का मीनिंग क्या होता है? एटम वो वाले सब्सटेंस होते हैं जो कि एक बड़े मैटर को बनाने में, फॉर्मेशन करने में हमारी हेल्प करते हैं। और एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। हम यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं। वैसे एटम की अगर हम नॉर्मल डेफिनेशन देखें तो एटम का मीनिंग क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। एटम का मीनिंग होता है, एटम जो वर्ड है ये दो अक्षर से मिलकर बना हुआ है, ए प्लस टॉम। ए का मीनिंग होता है वन एंड टॉम का मीनिंग होता है इनविजिबल। एटम का क्या मीनिंग हुआ कि कोई ऐसी एक चीज जिसको हम और नहीं तोड़ सकते, उस चीज को हम बोलते हैं एटम। और आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास यहाँ पे कोई भी मेटल है। सपोज करिए यहाँ पे मेरे पास मेटल है, यहाँ पे मैं सोडियम की बात ले लेता हूँ। सपोज कीजिए ये कुछ सोडियम का, ये सोडियम है, सोडियम की मेटल है यहाँ पे। ओके, तो इसमें जो पार्टिकल्स होंगे सारे के सारे किससे बने होंगे? सोडियम के एटम्स होंगे ये। ओके, और जो ये सोडियम है इन छोटे सोडियम के एटम से मिलके बना है, इसीलिए हम इनको सोडियम एटम्स बोलते हैं। क्लियर है बात? इसके बाद अगर हम बात करें एटम्स की, तो एटम्स कैसे फॉर्म होते हैं और एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है इसके बारे में हम जान लें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, कि जो एटम है इसकी शेप कैसी होती है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो आइए बात करते हैं एटम की स्ट्रक्चर के बारे में, एटम की शेप के बारे में। जो एटम है इसकी शेप जो होती है वो कैसी होती है? एटम की शेप हमेशा स्फेरिकल इन नेचर होती है।
सो जो एटम है हमारा, दे आर ऑलवेज एग्जिस्ट इन स्फेरिकल इन नेचर। तो हमको यहाँ से पता लगा कि जो हमारे एटम्स होते हैं इनकी शेप कैसी होती है, इनकी जो शेप है वो स्फेरिकल इन नेचर होती है, ये देखने में स्फेरिकल स्फीयर जैसे हैं। तो और इनमें क्या होता है, इनमें इनका जो सेंटर है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और जो ये न्यूक्लियस है इसमें ही सारे एटम का मास होता है, जितना भी उसका जो वजन है, जो उसका मास है किसी भी एटम का, वो सारे का सारा इसके सेंटर में ही होता है और उस सेंटर को हम बोलते हैं बच्चे न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पे रिवॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो हमारा एटम है ये स्फेरिकल फॉर्म का होता है और इसके सेंटर में क्या होता है, हमेशा इसका न्यूक्लियस होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ओके, और यहाँ पे हम एटम्स को समझ लेते हैं कि एटम्स कैसे होते हैं। अगर हम एटम्स को भी समझने की बात करें, अगर हम इसको भी खोलने की बात करें, खोलने का मीनिंग ये है यहाँ से कि अगर हम इसका भी डाउन वर्जन देखें, अगर हम इसको भी देखें कि इसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और ठीक है, तो हम इसको मानेंगे कि जो एटम्स हैं इनके भी सब एटॉमिक पार्टिकल जो होते हैं वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, विच इज न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड लास्ट वन इज इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारे सब एटॉमिक एटम्स के जो पार्टिकल्स हैं, अगर हम इनकी बात करें तो हम इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं फर्दर, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इसमें आप समझिए एक बात को, जो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं ये दोनों यहाँ पे ही लाई करते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पे होते हैं? हमेशा न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ओके, न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन होते हैं ये हमेशा न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, वह जो इलेक्ट्रॉन हैं ये कहाँ पे घूम रहे हैं? ये कहाँ पे घूम रहे हैं? अराउंड दी न्यूक्लियस घूम रहे हैं। ओके, न्यूक्लियस के नजदीक आसपास में घूम रहे हैं, इसके अराउंड चक्कर लगा रहे हैं ऐसे करके। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में क्या होता है, हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे जो हमारा न्यूक्लियस है ये सेंटर में लाई करता है सन की तरह, और जो हमारे प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स की तरह जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिवॉल्व कर रहे हैं। समझ में आई बात? तो और इसके बाद अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की, तो इन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मीनिंग होता है कि वो वाले एलिमेंट्स या वो वाले हम कह सकते हैं वो वाले पार्टिकल्स, जिन ऑन्स का मीनिंग क्या होता है? ऑन्स का मीनिंग होता है पार्टिकल्स, और न्यूक्लियॉन्स मीन जो न्यूक्लियस में है। ओके, सो इन पार्टिकल्स, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? इन दोनों को हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स भी बोल सकते हैं। ओके, अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स, तो आप कह सकते हो द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनके ऊपर यहाँ पे मैंने एक चार्ज दिखाया है, यहाँ पे नेगेटिव लिखा है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं बात करूं प्रोटॉन्स की, तो P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव, तो इनके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की, जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का मीनिंग क्या हुआ? न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स जीरो, उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, दे हैव नो चार्ज। ओके, तो यहाँ पे हमको पता लग गया कि जो यहाँ पे चार्ज होगा हमारे न्यूक्लियस में, वो सिर्फ प्रोटॉन का चार्ज होगा, और वो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। इसलिए हम न्यूक्लियस को पॉजिटिव साइन में दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन का तो चार्ज ही नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो हमारा प्रोटॉन्स है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के अराउंड यहाँ पे घूम रही है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसकी वैल्यू क्या होती है चार्ज की, तो वो भी देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। अगर मैं बात करूँ न्यूट्रॉन्स की, तो यहाँ पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता यहाँ पे न्यूट्रॉन के ऊपर। और अगर मैं बात करूँ प्रोटॉन्स की, तो प्रोटॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होता है? प्रोटॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है बच्चे पॉजिटिव में
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जो ये है इसके ऊपर चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है प्रोटॉन्स के ऊपर? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जो चार्ज होता है इसको हम कूलम में लिखते हैं, इसकी ऐसा यूनिट है कूलम, तो इसीलिए इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल C से। इसके बाद अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसके ऊपर भी इतना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पर इन दोनों में फर्क देखो आप, जो तो हमारे होते हैं प्रोटॉन्स, P फॉर प्रोटॉन और P फॉर पॉजिटिव, इनके ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे, इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर मैं बात करूं ओवरऑल चार्ज की, ओवरऑल कितना चार्ज रह गया किसी भी एटम के ऊपर? ये देखो, ये प्लस में है, ये माइनस में है, आपस में सारी के सारी कट जाएंगी, और बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। इसलिए यहाँ पे जो नेट चार्ज है वो क्या होता है? 0 होता है। ओके, सो अगर मैं बात करूं किसी भी एटम के ऊपर, किसी भी एटम के ऊपर जो चार्ज है, नेट चार्ज है वो कितना होता है? हमेशा 0 होता है। इसीलिए कोई भी जो हमारा एटम है ये एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका चार्ज और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का चार्ज क्या होता है? सिमिलर होता है, मतलब एक दूसरे से के वाइस वर्सा होता है, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। इसलिए जो हमारा ओवरऑल चार्ज है ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मास की, तो जो हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं इनका मास क्या होता है? जो हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं इनका जो मास है ये होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻29। ओके, ये इनका मास है। ये देखो इतना ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ की वैल्यू भी नहीं है कि 0.00000000 ऐसे करके 167 आएगी। ओके, अगर मैं बात करूं प्रोटॉन्स की, प्रोटॉन्स का मास भी कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻29। ओके, और मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम में होते हैं, तो यहाँ पे केजी लिख देंगे हम। और इसके बाद अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31। अभी आप बताओ मेरे को कि ज्यादा मास किसमें है? इसमें है या इसमें है? यस, इसमें है। क्यों है इसमें इतना ज्यादा मास? क्योंकि बच्चे देखो यहाँ पे 10⁻⁻29 है, यहाँ इसका मीनिंग यहाँ पे 29 जीरो के बाद 167 है, पर इसमें क्या है? इसमें 31 जीरो है ऐसे करते हुए, और उसके बाद 91 आएगा, इसीलिए जो इसकी वैल्यू है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इसकी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो किसी भी एटम का जो मास है वो कहाँ पे होता है? उसके सेंटर में होता है, क्योंकि हम जो इलेक्ट्रॉन्स का मास है ये नेगोशिएबल होता है, इसको हम कंपैरेटिव नहीं कर सकते, इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते उसके मास से, तो हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं इसके मास को, क्योंकि जो इसका मास है बहुत ही ज्यादा निग्लिजिबल है, इसीलिए हम इसको कैंसिल कर देते हैं। किसी भी एटम का मास जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसके प्रोटॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसके सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके सेंटर का मास कितना। तो अगर आपको पूछा जाता है कि हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन्स, तो आप क्या बोलोगे कि जो न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी है ये की थी चैडविक ने, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि चैडविक डिस्कवर्ड दी न्यूट्रॉन्स। अगर इसके बाद अगर हम बात करें प्रोटॉन्स की, तो जो प्रोटॉन्स की डिस्कवरी की थी वो की थी गोल्डस्टीन ने। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। इसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्कवरी हुई है ये की है इन्होंने जोसेफ जॉन थॉमसन ने। सो इनको हम जे थॉमसन भी कह देते हैं। तो जो ये है इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की है। इसके बाद अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन्स की, न्यूक्लियस की, तो जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई है वो की है रुदरफोर्ड ने। ओके, जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई है वो किसने की है? रुदरफोर्ड ने की है। तो ये चारों चीजें आप जरूर याद रखिए, आपको पेपर में आ सकती हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। और एटॉमिक नंबर का मीनिंग क्या होता है, तो आइए इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ सोडियम की,
तो जो सोडियम है इनमें क्या होता है, इनमें 11 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11 ही यहाँ पे प्रोटॉन्स होते हैं। तो एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखें कि एटॉमिक नंबर कहते किसको हैं। एटॉमिक नंबर का मीनिंग होता है कि उस वाले एलिमेंट में चाहे तो उसमें 11 इलेक्ट्रॉन हो, चाहे उसमें 11 प्रोटॉन हो, तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी कितना होगा, 11 ही होगा। ओके, वो उसके ऊपर, जैसे सपोज करो आपको एक क्वेश्चन आ जाए कि आपको बताना हो, जैसे आपको दिया हो कि कोई भी एलिमेंट है उसमें 11 प्रोटॉन्स हैं या फिर सपोज कीजिए 13 प्रोटॉन्स हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर बताइए कितना होगा। तो उसका एटॉमिक नंबर भी सेम ही होगा, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ओके, सो इसके बाद अगर हम बात करें मास नंबर की, तो ये उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मास नंबर का मीनिंग होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया सोडियम के एग्जांपल में, कि सोडियम जो है इसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11 ही प्रोटॉन्स होते हैं, पर जो सोडियम है इनमें जो न्यूट्रॉन्स की वैल्यू होती है वो 12 होती है। 12 यहाँ पे क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन्स और 12 न्यूट्रॉन्स। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे मास नंबर की, तो मास नंबर का मीनिंग होता है कि द सम ऑफ, आप कह सकते हो द सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है, ये मास नंबर के बराबर होता है, जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे पता लगेगा, जैसे मैं इसकी एग्जांपल ले लेता हूँ सोडियम की। अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, 11 हैं, और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, 12 हैं। तो यहाँ पे इसका मास कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा यहाँ पे इसका मास। ऐसे ही आप और एलिमेंट्स का भी मास निकाल सकते हो। होप आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे मॉडल्स के बारे में। तो इसके बाद हम बात करते हैं थॉमसन मॉडल्स ऑफ एटम के बारे में। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में इन्होंने क्या किया था, थॉमसन ने, जोसेफ थॉमसन ने, तो इनमें इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के बारे में भी हमको इसी मॉडल से पता लगता है। तो स्टार्टिंग करते हैं इसके बारे में। इन्होंने क्या किया कि जो एटम है इनको इन्होंने कंपैरेटिव कर लिया एक वाटरमेलन से। वाटरमेलन भी कह सकते हो आप, एक किशमिश केक भी कह सकते हो। सो इन्होंने क्या किया कि जो हमारा एटम है इसको कंपैरेटिव किया किससे, वाटरमेलन के साथ। सो उन्होंने कहा कि जैसे एक वाटरमेलन होता है, कैसा होता है वो, सपोज कीजिए अगर हम वाटरमेलन को बीच में से काट दें तो जो इसकी शेप बनती है वो कैसी बनती है, स्फेरिकल शेप बन जाती है। ऐसे ही जो हमारा एटम है इसकी शेप भी कैसी होती है, इसकी शेप भी कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। तो ये बात इनकी बिल्कुल ठीक थी यहाँ पे कि जो हमारे एटम होती हैं इनकी जो शेप है वो कैसी होती है, वो स्फेरिकल शेप होती है। इसके बाद अगर हम बात करें जो जो ये वाला तरबूज है, यानी कि जो ये वाटरमेलन है, जो इसका जो ये रेड पोर्शन आपने देखा होगा, तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो जो रेड एडिबल पार्ट है उनको उन्होंने बोला कि ये सभी इनमें पॉजिटिव चार्ज है। वो क्या है, इनका पॉजिटिव चार्ज है। और जो बीच बीच में इसके सीड्स पड़े हैं, जो आपने तरबूज में सीड्स देखे हैं, वो क्या है, उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। उन्होंने एक वाटरमेलन को कंपैरेटिव कर दिया एटम के साथ। उन्होंने बोला कि जो एटम है वो स्फेरिकल शेप होता है, और जो इनमें जो रिमेनिंग पार्ट है, जो ज्यादा वाला पोर्शन है, वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स का है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसमें ऐसे पड़े हैं जैसे एक तरबूज में बीज पड़े होते हैं, ऐसे होते हैं। तो इन मॉडल में हमको क्या सीखने को नया मिला, एक तो इसको इस मॉडल में हमको ये पता लगा कि जो एटम है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। और इसके बाद हमको यहाँ से ये भी पता लगा कि उन्होंने एक मेन बात यहाँ पे बताई कि द टोटल नंबर ऑफ मैग्नीट्यूड of positive charge is equal to the total magnitude of negative charge.
तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जितने नंबर ऑफ यहाँ जितना पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा। इसका मीनिंग यहाँ से हमको ये भी सीखने को मिला कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। ये बात बिल्कुल सही है। आपने इसमें पढ़ा था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके ऊपर कितना चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ओके, नेगेटिव में। और प्रोटॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19, ओके। तो जो ये ओवरऑल चार्ज है ये तो 0 हो जाता है, तो एक दूसरे के बराबर है ये, ठीक है। और जो हमारे जोसेफ जॉन थॉमसन थे उन्होंने भी यही कहा कि जो टोटल नंबर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज है ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होती हैं। पर इनकी जो लिमिटेशन थी वो क्या थी, या इनका ड्रॉबैक था वो क्या था, उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे ही रेंडमली पड़े हैं कहीं पे भी, ओके। जो ये बात इनकी क्या हो गई, लिमिटेशन हो गई यहाँ पे। तो इसीलिए एक नया मॉडल आया जिसका नाम था रदरफोर्ड मॉडल।